नमस्कार दोस्तों। जहां पूरा विश्व कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है, इसी बीच भारत कुछ दिनों पहले कोरोना से संक्रमित होने वाले देशों में नंबर दूसरे पर आ चुका है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन साथ में दोस्तों एक कोरोना से भी बड़ी एक समस्या है जिसके बारे में आज का जो मेरा वीडियो है, बेरोजगारी और हमारी अर्थव्यवस्था। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी नीचे गिरती जा रही है और साथ में लोगों के पास जो जीवन यापन का जो एक जरिया मात्र था वो भी जा चुका है। एक ताज़ा सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 30 करोड़ लोग कोरोना के बाद में बेरोजगार हो चुके हैं, यानी कि हमारी जो जनसंख्या का लगभग 20 से 22% जो हिस्सा है वो बेरोजगार हो चुका है। कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, कोरोना नाम की जो बीमारी है इसमें हम में से किसी का भी वश नहीं रहा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन क्या इसके लिए हम पहले से तैयार नहीं हो सकते थे? क्या ऐसे कोई प्लान्स नहीं बना सकते थे कि अगर ऐसी आपातकाल वाली स्थिति में देश को इतनी सारी प्रॉब्लम से जूझना ना पड़े? आज की स्टोरी में हम ये देखेंगे और साथ में ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था से किस तरह से प्रभावित है इंडिया, और साथ में जो बेरोजगारी की समस्या है क्यों इतनी बढ़ती जा रही है। पिछले 45 सालों में जो हमारी जो बेरोजगारी है तो सबसे ज़्यादा ऊपर है, सबसे ज़्यादा पीक पर है, जो कि 6.1% है। आश्चर्य की बात है कि जहाँ भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है, ऐसे देश में जो आपकी जो लगभग 60 करोड़ की आबादी है वो 25 से 30 साल के युवक हैं। मेरा मानना है कि जो 25 से 30 साल के युवक हैं, जो बेसिकली ज़्यादातर जो जॉब करते हैं या जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं या जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके हिसाब से अगर इस देश में अगर रोज़गार नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं? उनकी सारी पढ़ाई लिखाई, उनकी सारी मेहनत, उनका सारा हार्ड वर्क ये बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, क्या प्लान्स बनने चाहिए और कब तक हमें हमारे देश पर एक बेरोजगारी का ठप्पा लगा रहेगा? आज की स्टोरी में हम दोस्तों ताज़ा सर्वे के अनुसार इंडिया की जो जीडीपी है वो जो -24 पे जा चुकी है। ये बहुत चिंता की बात है और ऐसा कहा जा रहा है कि जहां सन 2007-2008 में हमारी जो जीडीपी डबल डिजिट में थी, सीधे 12 से 13 सालों के अंदर ये नेगेटिव जा चुकी है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। साथ में दोस्तों एक बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो आजकल धीरे धीरे हमारे देश को अंदर से खोखला करती जा रही है। सोचने वाली बात है कि जहां आपके देश में बड़े बड़े पीएचडी होल्डर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो इतनी सारी डिग्रीज लेके बैठे हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन लेके बैठे हैं, उनके पास जॉब नहीं है। क्या रीज़न हो सकता है इसका? एक ताज़ा आंकड़े के अनुसार दोस्तों कोरोना से पहले हमारे पास 50 करोड़ लेबर चार्ज लोग थे, जिसमें से 3 करोड़ लोग बेरोजगार थे और 47 करोड़ लोगों के पास में जॉब था। ये मेरा नहीं, एक सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको। और इसमें ये हुआ कि 47 करोड़ लोगों में से 28 करोड़ लोग ऐसे हैं जो असंगठित यानी बिना डॉक्यूमेंट के काम कर रहे थे। उनके पास ना कोई लाइसेंस नहीं था, वो एक तरह से दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे। मतलब अगर कि जब तक वो काम कर रहे हैं उन्हें डेली का पैसा दिया जाता था कैश में, और जैसे उनकी जॉब से उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। दिहाड़ी मजदूर, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले, होटल या ढाबे पे काम करने वाले लोग, या पार्किंग या छोटे बड़े सब्जी ठेला लगाने वाले लोग, ये ऐसे करके लोग 28 करोड़ लोग थे जिनके पास जॉब था। लेकिन कोरोना के बाद में ये पूरी तरह से ये जो परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लाखों मजदूरों ने पलायन किया है और आज स्थिति ये है कि उनके पास खाने तक के लिए पैसा नहीं है। शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों भले ही ये छोटे तबके के लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं, वास्तव में कहा जाए तो हमारे जो भारत की जो इकोनॉमी है ये इन्हीं की वजह से अग्रसर है, इन्हीं की वजह से हमारी इकोनॉमी चलती है। अर्थशास्त्रों के अनुसार जो 3 करोड़ लोग थे वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे, 5 करोड़ लोग नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, और साथ में बहुत से ऐसे लोग हैं 6 करोड़ लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे थे। दोस्तों मैं आपको एक और रिपोर्ट बता देता हूं जिससे स्थिति और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब बात करें अर्थशास्त्रियों की कि जिन लोगों की जॉब जाने वाली हैं या जिनकी जॉब जा चुकी है, उनमें से 3 करोड़ लोग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, 5 करोड़ लोग नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट का मतलब होता है जो हमारी जो सर्विस सेक्टर है उसमें काम करते हैं। तो ये एक रिपोर्ट है दोस्तों, ये सरकारी आंकड़ा है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, इसमें मेरा इसमें कोई राय नहीं है। दोस्तों हाल ही में एक न्यूज़ आई है जिसके अनुसार जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने अपने 30,000 कर्मचारियों को VRS दे दिया है।
यानी कि उन्हें रिटायरमेंट दे दिया है। उनका कहना है कि आप हमारे पास में इतनी सैलरी नहीं है कि हम आपको दे सकें और इसलिए हम आपको रिटायरमेंट दे रहे हैं। यानी कि उन लोगों ने जो मेहनत करी है, जो अपना जॉब कंटिन्यू कर रहे थे, उन्हें लगता था कि वो कुछ आगे कर सकते हैं, उस पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप सभी जानते हैं हमारे इंडिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक है। तो स्थिति ऐसी है दोस्तों, यानी कि आपके पास जॉब होने के बाद में भी सरकार आपको रिटायरमेंट दे रही है। दोस्तों एयरलाइंस, टेक्सटाइल्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट, ये ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे बहुत लोग के जॉब गए हैं। इनका सीधा असर हमारे देश की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था पे तो पड़ा ही है, साथ में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके अंदर एक असंतोष फैल चुका है। दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या हमारे जो छात्र हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है कि लगभग पिछले 2.5 से 3 सालों से कोई भी जॉब्स नहीं आई है। यानी स्टूडेंट्स दिन रात तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म्स भर रहे हैं और कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं हो रहा है। ऐसे में उनके एग्ज़ाम्स नहीं होने की स्थिति में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है उनका ओवर एज होना। यानी कि अगर आप 3 साल से आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी करी, आपने फॉर्म सबमिट किया है लेकिन वो एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, तो आप धीरे धीरे उस एग्ज़ाम के जो क्राइटेरिया है उससे आप धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं। गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम फॉर्म तो भरवा रहे हैं लेकिन साथ में सारा जो फीस है आप वो सब तो ले रहे हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम नहीं करवा रहे तो क्या मतलब है। ऐसे में जो देश के युवा हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो 60 करोड़ जो आबादी हमारी, वो देश के जो युवा है, युवा वर्ग है वो है, यानी कि इसमें 20 से 30 साल के युवक जो भी है, हमारी जो जनसंख्या है वो आती है, जो हमारे देश का भविष्य है। कहा जाता है कि किसी भी देश का जो युवा होते हैं वो उसका भविष्य होते हैं, वही उसकी आधारशिला तैयार करते हैं। लेकिन अगर आप अपने देश के युवा को ही उनके सपनों की ओर अग्रसर नहीं कर सकते तो फिर आप किस बेस पे कह सकते हैं कि हमारा देश एक विकासशील देश है। ये पॉसिबल नहीं है किसी भी सिचुएशन में। दोस्तों कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसने, मैं मानता हूँ, सारे देशों को प्रभावित किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल उसी महामारी के प्रभाव से इतना ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएंगे, इतने ज़्यादा ग्रसित हो। दोस्तों बात करें सॉल्यूशंस की, तो जितनी भी कंपनीज़ हैं उन्हें अपने युवा कर्मचारियों को बुलाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो थोड़े से ओल्ड एज है उनको, क्योंकि क्या है कि जो कोरोना की समस्या है, ये जो वायरस है, मैक्सिमम ये जो ओल्ड एज लोग हैं, जो 50+ लोग हैं, उन पर इफेक्ट कर रही है। ऐसे में हर कंपनी को, हर फील्ड में सभी को अपने युवा कर्मचारियों को बुलाना चाहिए, साथ में उनके वहाँ रहने की, रुकने की व्यवस्था करना चाहिए ताकि उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। दोस्तों अर्थव्यवस्था का सीधा असर हमारे देश में पड़ रहा है, तो इसलिए एक ये सोल्यूशन भी हो सकता है कि आप जो बैंक है, बैंक के साथ में गवर्नमेंट को टाई अप कर देना चाहिए, ताकि जो जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, जितने लोग हैं, उन्हें बैंक अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्हें छोटे मोटे कर्ज दे सके, जिससे वो दोबारा से अपना जो बिजनेस है, जो भी बंद हो चुका है, उसे स्टार्ट कर। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी हमारी इकोनॉमी पे, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट पे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो भी आपके सामने प्रस्तुत किया है वो सही है, तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए अवेयर हों, इसके प्रति जागरूक हों, ये मेरा प्रयास है। तो अगर आप इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं मानता हूँ दोस्तों कि शायद एक के शेयर करने से शायद कोई फ़र्क नहीं पड़े, लेकिन एक के शेयर करने से फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।